नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल आखिर शब के हमसफ़र। आज इस नावल की 17वीं किस्त सुनिए। इस चैप्टर का उन्वान है जहां आरा बेगम। सुनिए, जहां आरा बेगम। उस वक्त अर्जमंद मंजिल पर यकलख्त ऐसी खामोशी छा गई जैसे सागवान के झुरमुट में छुपे किसी जादूगर ने चुपके से कोई मंत्र फूंक दिया हो और चरिंद परिंद शजर हजर इंसान सब सकते में रह जाएं। जहां आरा ऊपर की मंजिल पर पिछले बरामदे में चिक के पीछे आराम कुर्सी पर बैठी नौज़ायदा भतीजे के लिए मोज़े बुन रही थी और अपने पांव जंगले की निचली जाली में अटका रखे थे। जंगले की सलाखों में से उसने अब्बा की झलक देखी जो सोच में डूबे पाए बाग में टहल रहे थे और फिर लीग ऑफिस का बिहारी क्लर्क उनके नज़दीक पहुंचा और अब्बा उसके पीछे बाहर चले गए। बावर्ची खाने में जाकर दावत की देगों का मुआयना करना है, पुलाव दम करवाना है, शाही टुकड़े तैयार करने हैं। दुल्हन भाभी अपने कमरे में आराम से सो रही हैं। अम्मी हस्ब मामूल अपने कमरे में साहिब फराश हैं। जाने उनको इख्तिलास के दौरे इतने क्यों पड़ते हैं। अब्बा तो उनका इतना ख्याल रखते हैं। अम्मी को हर तरह से खुश रहना चाहिए। उनके पास क्या नहीं है, सुहाग, औलाद, दौलत और सरवत। बहू ब्याह लाई, पोता खिला रही हैं। क्या वो अब तक नहीं भूल सकी कि अब्बा उनके बजाय मलिहा फूफी से शादी करना चाहते थे, मगर वो तो इतनी पुरानी बात हो गई। बेचारे अब्बा, ये बात किसी को मालूम नहीं, सिर्फ मैंने महसूस किए और अम्मी को तो यकीनन मालूम है कि अब्बा मलिहा फूफी को कभी ना भुला सके। वो मर गई तब भी नहीं। मर के शायद वो अब्बा के दिल में ज़्यादा महफूज हैं जहां फूफा जान का कोई दखल नहीं। या अल्लाह, कैसी दुनिया बनाई तूने। इंसानी जिंदगियों के साथ ऐसे भयानक मजाक। अंजुम और अख्तर आरा सगन बगीचे से अब तक नहीं लौटी। हर वक्त अपनी दिलचस्पियां। सिर्फ मैं ही हूं, इसलिए हूं कि हाउसकीपर बनी रहूं। दुल्हन भाभी नैयर भाभी को नखरे दिखाती रहती हैं। शादी को 1 साल हो गया, मगर क्या मजाल जो हिलकर पानी भी पी लें। अब तो भाई नए वली अहद की माँ है। बस मैं सबकी देखभाल के लिए वक्फ। अम्मी ने कल क्या मुंह भर के शमसा खाला के सामने कह दिया कि अपना घर तो नसीबे में नहीं, इसी घर की जिम्मेदारी अच्छी तरह संभाल लो। अच्छा अल्लाह, ठीक है। एक मोज़ा मुकम्मल हो गया। अल्लाह रखे मेरा मुनव्वर कितना प्यारा है, माशाअल्लाह। खुदा बुरी नज़र से बचाए। मैंने तो गुलाबी ऊन भी इतनी खरीद ली थी, उसकी भी चीज़ें बुन डालूंगी। लड़के क्या गुलाबी रंग नहीं पहन सकते?
बीबी, बीबी। जहां आरा ने चौंक कर सर उठाया। माला सामने खड़ी हाँप रही थी, भागती हुई ऊपर आई थी। बीबी, वो आए हैं। दिल फिर धक से रह गया। कौन? रोनू मियाँ। रोनू, तुम क्या कह रही हो? अल्लाह कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा, बाहर बैठे हैं। बाहर तो रोजी और दीपाली के बाबा आए थे, वो तो कभी के चले गए। अभी बशीर चाय की ट्रे लेकर बाहर गया था, उसने आकर बताया तो मैं भागी भागी आई। बाग वाली खिड़की में से झांका, सरकार और रोनू मियाँ दोनों दफ्तर में बैठे हैं। दरवाजे बंद किए, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। झूठ मत बोल माला की बच्ची, अल्लाह रसूल की कसम, चल के देख लीजिए। दोनों में बड़ी संजीदगी से बातें हो रही हैं। हाँ हाँ बीबी, क्या दुआएं कामयाब हो गई? दुआएं, नमाजें, वजीफे, अल्लाह अल्लाह। वो ऊन और सलाइयां मेज पर डालकर जल्दी से उठी। ठहर माला, भाईजान कहाँ है? नैयर मियाँ मोटर लेकर बाहर गए हैं, चलिए। वो माला के साथ जीना उतरकर खाने के कमरे में पहुंची, जो लाइब्रेरी से लगकर था। दरमियानी दरवाजा अंदर से बंद था, उमूमन बंद रहता था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घुटनों के बल बैठकर एक दुर्स पर आंख जमा दी। वो ऐन सामने बैठा था, बड़ी मेज के उस तरफ। बिल्कुल नहीं बदला था, वही शक्ल, वही आंखें, वही बाल, वही बात करने का अंदाज। मुकाबिल में अब्बा बैठे थे, चेहरा चट्टान की तरह सख्त, दरमियान में कागजात और चाय की कश्ती, खाली प्यालियां। हाय अल्लाह, मुझे मालूम होता तो कश्ती सजा कर भेजती। उसने दूर से कान लगा दिए। वो कह रहा था, जी हाँ, मैं कॉमरेड जोशी को मुफस्सिल बता दूंगा। अब्बा ने ऐनक माथे पर चढ़ाई और कुछ पढ़ने लगे। फिर उन्होंने कहना शुरू किया। जिन्ना साहब के नुकात, उस पर बिजली सी गिरी। वो उसके मुतालिक नहीं, इस नामुराद सियासत के मुतालिक बात कर रहे हैं। बोलते बोलते अब्बा ने सर उठाकर सामने बंद दरवाजे पर नजर डाली। वो हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। माला नजदीकी गैलरी के सदर दरवाजे पर चौकस खड़ी थी। उसने वहां से इशारा किया, बैठी रहिए, बैठी रहिए। वो फिर किवाड़ से लग गई। अब अब्बा कागज समेट रहे थे। वो खड़ा हो चुका था। अंदर जाकर अपनी मुमानी को देखा, बहुत बीमार है। अब्बा जरा रुखाई से कह रहे थे, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। अब्बा की ये सर्द महरी मसनूई है, अब्बा की खुददारी की वजह से। अब्बा उन्हें कितना चाहते थे, बहुत अच्छा। अल्लाह अब भी उनका दिल नरम कर दे, अब्बा का दिल भी नरम कर दे। अल्लाह, अब्बा उनसे मेरे लिए बात कर लें, मौला मुआवजा दिखा दें। नैयर मियाँ कहाँ हैं? रेहान पूछ रहा था। मालूम नहीं, कहीं बाहर गए हैं, नवाब ने जवाब दिया। अब्बा उन्हें रात की दावत के लिए रोक लीजिए, एक अजनबी मुसाफिर की तरह वापस ना जाने दीजिए। अब्बा प्लीज। मुमानी जान, सॉरी नानी जान, मानी माफ कीजिए, मुमानी जान अपने कमरे में होंगी।
हाँ हाँ वहीं होंगी। अच्छा मामू जान, खुदा हाफिज। और बड़े अदब से झुककर अब्बा का हाथ अपने हाथों में लिया। मैं दिल्ली पहुंचते ही नवाबजादा लियाकत अली खां को कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, आदाब अर्ज़ मामू जान, जीते रहो। वो फाइल उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। गैलरी में माला ने इशारा किया। जहां आरा तेजी से ड्राइंग रूम के पिछले दरवाजे से बाग में उतर गई। अगर कहीं मुठभेड़ हो जाती, गैलरी में से जाना चाहिए था। जरूर मुठभेड़ होती और पीछे से अब्बा आ जाते तो क्या होता। अब्बा का हुक्म है कि अगर कभी भी रोनू अर्जुमन मंजिल आए तो जहां आरा का उससे सख्त पर्दा कराया जाए। वो तीर की तरह पिछवाड़े पहुंची और हाँपती कांपती सुनसान तालाब के किनारे शिकस्ता राज सिंहासन पर धम से जाकर बैठ गई। चंद मिनट बाद माला दबे पांव दरख्त के पीछे से नमूदार हुई। मैंने अंदर जाकर झांका था। रोनू मियाँ बेगम साहब के कमरे में गए थे, मगर वो सो रही थी बेसुध। वो बाहर निकल आए। अब जाने किधर से यकलख्त वो चुप हो गई। वो पिछले बरामदे से उतरकर बाहर जाने के इरादे से तालाब की तरफ चला आ रहा था, जिसका चक्कर काट कर बाग की सड़क सामने के फाटक की तरफ जाती थी। फिर वो ऐन उसके मुकाबिल में आन खड़ा हुआ, रंगीन तख्त के पास, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रोज ख्वाब में आया था, ख्वाब में देखा था। बारिश शुरू हो गई। वो जल्दी से सेमल के नीचे आ गया। तब उसने जहां आरा को देखा। ओ हेलो हेलो जहां आरा, उसने बड़े इत्मीनान से कहा। आदाब रोनू भाई। कोई भूचाल नहीं आया, जमीन नहीं हिली, कयामत नहीं आई। वो उसके सामने मौजूद है। उस रात 4 साल कबल वो इसी जगह से उसे खुदा हाफिज कहकर उसे रोता बिलखता छोड़कर गया था। अब सामने मौजूद है और उससे बात कर रहा है। माला चुपके से खिसक कर दरख्त की ओट में हो गई। आपका भाई रोनू भाई। मजबूत पुरसुकून आवाज। अभी थोड़े दिन हुए। आजकल कहाँ रहते हैं? बम्बई। तुम अब किस क्लास में हो? मैंने कॉलेज छोड़ दिया। काफी दिन हुए। फूफा जान कैसे हैं? आप शोनापुर गए थे? हाँ ठीक हैं। और राबिया? वो भी खैरियत से। अच्छा जहां आ रहा, अब हम चले। बारिश तेज हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा खुदा हाफिज, उसने कहा और लंबे लंबे डग भरता फाटक की तरफ रवाना हो गया। वो आया इतने बरसों, इतनी रात दिन की दुआओं के बाद, और 2 मिनट में चला गया। मगर दुनिया वैसी ही मौजूद थी। दरख्त, परिंदे, आसमान, जमीन, बादल। माला पेड़ के पीछे से निकली। वो हवन्नकों की तरह माला की शक्ल तकने लगी। बीबी अंदर चलिए। और तब जहां आरा ने तख्त पर जोर का मुक्का मारा और दोहरी हो गई। क्यों आए थे माला? क्यों आए थे? जब मैं इधर बैठी थी
तो क्यों आए थे? सीधे क्यों नहीं चले गए? तुझे मालूम है माला क्यों आए थे? क्या कह रहे थे? उठो बीबी, क्यों आए थे? बीवी पागल मत बनो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तौबा तौबा। उसने जल्दी से आंचल से अपना चेहरा पोंछा। अपना चेहरा पोंछा। शायद मुझे हिस्टीरिया हो जाएगा, उसने दरस कर सोचा। अम्मी की तरह इख्तलाज कल्ब की मरीज़ा कहलाऊंगी, लोग मुझ पर तरस खाएंगे, हंसेंगे। अल्लाह अल्लाह। माला ने उसका हाथ थामकर राज सिंहासन के नीचे से बहते एक मुन्ने से बरसाती नाले को फलांगने में मदद की। फिर बारिश की तेज बौछार में वो दोनों सर पर आंचल डालकर झुकी झुकी तेजी से कोठी की तरफ भागी। अगला चैप्टर, इसका उन्वान है रोंगीला नायर मांझी। सितंबर 1942 यानी 1942 की आबर आलूद शाम की नीम तारीकी में दो आवाज़ें चंद्रकुंज के पाठक के तिरछे नीम शिकस्ता सुतून के करीब। अच्छा भाई, ये लो तीनों किताबें, बहुत संभाल कर रखना। इस पर हमने सरोजनी देवी से दस्तखत लिए। देखो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या लिखा है। कहाँ? माचिस जलाने की आवाज़। ये देखो, ओ माँ, उन्होंने अपने हाथ से मेरा नाम लिखा है। हाउ इनक्रेडिबल। आपको कहाँ मिली? ये सब तफसीलात ना पूछा करो। नहीं, बताइए। दिल्ली में। और आपने उनसे मेरे मुतालिक क्या बताया? कुछ नहीं, सिर्फ यही कहा था कि एक बाउली सी लड़की है, उसके लिए अपनी तरफ से इस मजमूए पर कुछ लिख दीजिए। ओ माँ, और ये लो, ओह, नौकशी कांतार मार्ट। और ये रोंगीला नायर मांझी। ओ माँ, मौलवी जशीम उद्दीन से भी दस्तखत करवाए भाई, दोनों किताबों पर। और ये लो, मौलवी मंसूर उद्दीन अहमद की नई जिल्द, हीरा बुनी, दूसरी जिल्द आ गई। हाँ, मुसन्निफ के दस्तखत के साथ। अब तुम भी क्या याद करोगी कि सुपर इंटेलेक्चुअल चाहने वाले से वास्ता पड़ा है। यास्मीन एक दिन कह रही थी एक रोज वो अपना ट्रूप बनाएगी और नौकशी कांतार मार्ट का बैले तख्लीक करेगी। वो भी तुम्हारी चेली है यास्मीन। नहीं, दरअसल वो रोजी बेचारी की चेली थी, फिर मेरी चेली भी बन गई। बस, तो फिर अब अल्लाह उस पर रहम करे। रोजी का हशर देखो, तुम्हारी चेली बनकर क्या हुआ। अच्छा भाई, अब हम भागते हैं, तुम्हारे अब्बा आ ही नहीं चुकते। वो शायद मित्रा बाबू की तरफ चले गए। आप फिर कब आएंगे? जब भी तुम बुलाओगी, फौरन। अच्छा, अब चलते चलते ये बता दो कि क्यों खफा थी। ओफो, वन ट्रैक माइंड। हरगिज नहीं बतलाओगी वजह? नहीं, मैं वहां से कहे जा रहा हूं कि मालूम कर रखें। उनको बता दोगी? हरगिज नहीं। दिल्ली में ढाका साफ सुनाई देता है, हमें बिल्कुल साफ सुनाई देगा। 29 तारीख की शाम के 6:30 बजे
फिर 7:30, फिर 10:15। तुम्हारा हिंदुस्तानी प्रोग्राम किस वक्त है? 7:30। क्या क्या गा रही हो हिंदुस्तानी प्रोग्राम में? मायरी महतो वाला भजन सुना सुना? यहां सड़क पर, ये सड़क है, सुनसान जंगल, बियाबान, हू का आलम, आहिस्ता से गुनगुना, खामोशी। मायरी महतो, हाँ हाँ, और आगे। कोई कहे छाने, कोई कहे चौड़े, लेव है बजंता ढोल, नहीं समझ आ रहा है, खामोशी। फिर रुक गई। अरे गाओ भाई। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लेवे है अखियां खोल। शाबाश, बिल्कुल ठीक कहती हो। जाइए, हम नहीं गाते। कैरी ऑन इडियट। कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, लेव है तेरा जो तोल, तन का गहना मैं सब कुछ देना, देव है बाजूबंद खोल, और 3 अदद बालूचर साड़ियां भी। विल यू शट अप? आगे आगे क्या, बस खत्म। मायरी में तो खामोशी, पत्तों की सरसराहट, बहुत बहुत दूर कोई खोल यकसानियत से बजे जा रहा है। कीर्तन और करताल की मध्यम गूंज। क्या आज मंगल की शाम है? जी हाँ। ओफो, याद है वो शाम भी इतनी ही अंधेरी थी जब नूरुल रहमान मियाँ पहली बार इस फाटक पर आकर खड़े हुए थे। 25 अक्टूबर 1938, नहीं 24 अक्टूबर, हरगिज़ नहीं, 25 अक्टूबर। हमारे तो दिल पर नक्श है भाई। अच्छा सुनो, अभी तुम्हारे म्यूजिक के कोर्स में 2 साल और बाकी हैं। जी हाँ। उसके बाद क्या कहलाओगी? लेक्चरर। जी जनाब, लेक्चरर, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक, विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ओफो, रो पड़ गया, बहुत सख्त। मगर साथ ही साथ अपनी एमए की पढ़ाई भी शुरू कर देना। बहुत अच्छा, गुड। तो तुम्हारे फौरी मुस्तकबिल की तरफ से तो इत्मीनान है। वैसे ये याद रखो कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज है। सुनो, गिरिराज क्या कहेंगे? गिरिराज, हाँ, उनकी लाडली गोरी एक बेतुकी सन्यासी के साथ चली जाएगी तो बहुत खफा होंगे। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा खफा नहीं होंगे। आप बाबा को नहीं जानते, बस मुझे सिर्फ अपनी पशी माँ के गुस्से से डर लगता है। वो एक कट्टर मजहबी खातून है, मगर बाबा उन बेचारी को समझा बुझा लेंगे। वो बाबा की अनकन्वेंशनल बातों की आदी हैं। बाबा खास से कदामत पसंद है, मगर जहां मेरे रंजो राहत का सवाल पैदा हो वो समाजी कवानीन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हैं। पहले ही उन्हें अपने समाज से क्या सरोकार है, बरसों से गोशा नशीन बैठे हैं। तो अब मैं इत्मीनान से परदेश जाऊं? बिल्कुल इत्मीनान से। भाई वाह, क्या चर्रखचू गाड़ी चली आ रही है। कहाँ? अरे अरे भागिए, पश्चिम आ रही हैं। इस वक्त कहाँ गई थी?
रेस कोर्स के करीब जो पुराना मंदिर है ना, वहां हर मंगल की शाम को कीर्तन होता है। तुम्हारे अब्दुल कादिर मियाँ किस कदर चर्रखचू गाड़ी हाँकते हैं। भागिए। विष्ट, मैं डरता हूं तुम्हारी पश्चिमा से, मगर ये गाड़ी तो इधर नहीं आ रही। पश्चिमा सीधी जाकर देवड़ी पर उतर जाएंगी। थैंक गॉड। तो अब मैं इत्मीनान से खड़ा रहूं? नहीं, अब भागिए। तीनों लड़के आते होंगे और बाद में तरह तरह के सवाल करेंगे। नहीं, अभी मत जाइए। अरे भाई, फैसला कर लो। क्या आपके फैसले करने मुश्किल नहीं लगते? क्या आपके फैसले करने मुश्किल नहीं लगते? कतई नहीं, मुझे भी नहीं। मैं किसी से डरती हूं? अब की बार मैं तुमको शोनापुर ले जाऊंगा। तबस्सुम, क्यों, क्या ख्याल है? साधो, मैं तुम्हारे घर हरगिज ना आऊंगी। हा गोरी, मैंने तुम्हारे लिए तालाब खोदा है, सब्जी बाड़ी बनाई है। मैं तुम्हारे लिए सिंदूर की डिबिया और तिपेश्वरी साड़ी लाऊंगा, ढाके से सींग की चूड़ियां। मैं राजा का मुलाजिम हूं, तुम्हारे बालों से खींचता हुआ ले जाता। मगर क्या करूं, औरत की इज्जत करता हूं। ये बंगला लोकगीत है। बशाश हंसी। अच्छा सुनो, रोजी के मुताल्लिक कोई इत्तला मिले तो मुझे ज़रूर लिखना। बहुत अच्छा। अब वाकई चलो, वरना ट्रेन छूट जाएगी। देखो, मैं उमा से कहे जा रहा हूँ कि वो मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी देखभाल रखें, और तुम्हारे बाबा से भी ज़रा खूब तारीफ करें रास्ता हमवार करने के लिए। और ये याद रखो उमा, फरिश्ता खसलत बेमिसाल लड़की है। उससे बढ़कर पुरखुलूस दोस्त तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा। ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं। अच्छा, अब चले, बहुत लंबा सफर है। कलकत्ता, दिल्ली, बंबई। अपना ख्याल रखिएगा। खामोशी, केले की डालियों की सरसराहट, दूर एक कुत्ता रोए जा रहा है, अंदर रसोई घर में रोशनी जल गई। मुस्कुराओ, लो हम रोशनी में तुम्हारा चेहरा देखें। माचिस जलाने की आवाज़, हेलो, वो लब पे हंसी आई। हेलो, वो मुस्कुराते हैं। क्या मतलब? सूं सूं। हमने उर्दू का एक हस्बे मौका मिसरा पढ़ा था। बेवकूफ़, आपने इतनी फरफर उर्दू कहाँ से सीख ली? अलीगढ़ में। बेवकूफ़, मुझे भी सिखला दीजिए। ज़रूर सिखला देंगे। दूर घंटे की आवाज़। अरे 8 बज गए, अब चलूं, बाय बाय। आवाज़ बाज़गश्त, आवाज़ बाज़गश्त, आवाज़ बाज़गश्त। ये 2 चैप्टर थे आज। तीसरा चैप्टर मैं सोच रहा हूं पढ़ना शुरू करूं या ना करूं। चलिए तीसरा चैप्टर भी खत्म कर ही लेते हैं आज। तीसरे चैप्टर का उन्वान है श्रीमती राधिका सान्याल। डियरेस्ट दीपाली, मैं तुमसे दिली माफ़ी चाहती हूँ। अगस्त की इस तूफानी रात अपनी मुहिम पर जाने से पहले तुम्हारे घर आकर मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था, मगर हम सब एक ज़बरदस्त कौमी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और इतनी कुर्बानियाँ देकर महमूद दा मेरी आंखों के सामने गोली का निशाना बने। ज्योति दा को पुलिस ने इतना मारा कि उन्होंने हवालात में ही दम तोड़ दिया।
जब हमारे साथियों ने पुलिस चौकी पर हमला किया, मैं बिल्कुल निहत्ती थी और सिर्फ जुलूस की क़यादत कर रही थी। इसी वजह से मेरे ऊपर कोई फ़र्द जुर्म फौजदारी की आयद नहीं की जा सकी। जब हमारे साथियों ने थाने पर हथगोले फेंके, पुलिस ने फ़ौरन गोली चला दी, हुजूम पर अश्कावर गैस छोड़ दी और लाठीचार्ज किया। जब मुझे होश आया तो मेरी बाईं टांग में सख्त तकलीफ थी और मैं हथकड़ी पहने ज़राना हवालात के फर्श पर पड़ी थी और बाहर शाम हो चुकी थी। बिल्कुल सन्नाटा। कुछ देर बाद कुछ सिपाही अंदर आए, मुझे पुलिस की लॉरी में बिठाकर जेल ले गए और जनाना वार्ड में डाल दिया, जहां मच्छर ही मच्छर थे। एक लालटेन मेरे पास रख दी, बाहर खट से ताला। जब मैं जोर जोर से कराहने लगी तो एक बुढ़िया वार्ड के अंदर आई और बड़बड़ाती हुई फिर बाहर निकल गई। चंद मिनट बाद जेलर आया। उसने गंदा सा स्ट्रेचर मंगवाया। मुझे फिर पुलिस की लॉरी में लादा गया। 2 मुसल्लह सिपाही मेरे साथ बैठे। लॉरी हिचकोले खाती अंधेरे शहर में से गुजरती सिविल अस्पताल पहुंची। मुझे उतार कर जनाना जनरल वार्ड के एक मैले से लोहे के पलंग पर डाल दिया गया। इस तरह हथकड़ियों समेत वार्ड में मुझे देखकर हंगामा सा हो गया। एक बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगी। उसका लड़का भी चंद रोज कबल आंदोलन में शहीद हो गया था। खैर, डॉक्टर आया, मेरी मरहम पट्टी हुई, खाना खिलाया गया। सिपाही दरवाजे पर पहरे पर बैठ गए। 3 दिन तक जनरल वार्ड में रही। मरीज औरतें हमदर्दी से हर वक्त मेरे पास खड़ी रहती। चुनांचे हुक्काम ने मेरा पलंग एक खाली कमरे में मुंतकिल कर दिया। खुशकिस्मती से मेरी टांग की हड्डी पर चोट नहीं आई थी। सर में अलबत्ता ज़्यादा चोट लगी थी। अस्पताल के डॉक्टर तवज्जो से मेरा इलाज करते रहे। रात को जनरल वार्ड की औरतें सिपाहियों की नज़र बचाकर मुझे फल और मिठाइयाँ दे जाती और हर तरह मेरी खिदमत को तैयार रहती। और मैं सोचती, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरी बेबस कौम के अफराद मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। तब एक रोज़ सुबह सुबह कमरे में एक मेम साहब दाखिल हुई। सिरहाने आकर मेरे ऊपर झुकी और आहिस्ता से कहा, रोज़ी, अधेड़ उम्र की खातून, छोटा सा जूड़ा बांधे, भूरे बाल, भूरे रंग का फ्रॉक, पाँव में भद्दे बूट। ये मिस एलिस बार्लो थी और उनको देखते ही बाहर बैठे सिपाहियों ने उन्हें फौरन अंदर आने दिया। मिस बार्लो चार्ल्स बार्लो की बड़ी बहन है, मिशनरी। उन्होंने नरमी से बताया कि मेरे पापा परेशान हाल मिस्टर बार्लो के पास पहुंचे थे और बार्लो ने फौरन पपना के अंग्रेज बड़े पादरी को ट्रंक कॉल किया था, जिनके यहाँ मिस बार्लो गारो हिल्स से आई हुई थी। मैं चुपचाप लेटी इस अजीब और गरीब सिचुएशन की तफसील सुना की। मिस बार्लो ने स्टूल पर बैठकर मुझे समझाना शुरू किया। जीसस के रहमो करम की तबलीग की और कहा कि वो अपनी गुमशुदा भेड़ों की वापसी का मुंतज़िर है और ये कि अगर मैं माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दूं तो मुझे फ़ौरन रिहा कर दिया जाएगा और पबना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरकारी हिफाजत में ढाके पहुंचवा देंगे। पबना के डीएम मिस्टर प्रफुल्ल सेन गुप्ता हैं।
मैंने साफ इनकार कर दिया। मिस बार्लो उठकर चली गई। दूसरे रोज सुबह फिर आई। केक, फल, बिस्किट, चाय का फ्लास्क, उठाए चपरासी साथ। मेरी ये नई शान शौकत देखकर अस्पताल के अमले और पहरे के सिपाही बहुत मरूब हुए और उनका रवैया बदल गया। मिस बार्लो ने फिर मुझे उस नरमी से लेक्चर पिलाना शुरू किया, गोया मैं कोई कम अकल नागा कबायली हूँ। मैंने उनसे कहा कि वो अपना वक्त ज़ाय कर रही हैं। वो मायूस होकर चली गईं। उस रात जनाना जनरल वार्ड की एक मरीज लड़की खतीजा चुपके से मेरे पास आई। उसका बाप कचहरी का मामूली अहलकार था और कहने लगी, दीदी हम सब औरतें बराबर आपकी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन आपने अगर माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दिए तो हम आपको कभी माफ़ ना करेंगे। मैंने उसे कहा, खदीजा तुम सब इत्मीनान रखो, मैं हरगिज़ माफ़ी ना मांगूंगी। उसी वक्त बाहर पहरे के सिपाही ने डंडा बजाया और वो चुपके से खिसक गई। एलिस बार्लो तीसरे रोज शाम को आई। अबके से एक बंगाली अफसर उनके साथ थे। उन्होंने तारुफ कराया, मिस्टर सेन गुप्ता के असिस्टेंट मिस्टर रवि कुमार सान्याल ये तुमसे बात करना चाहते हैं। मैंने कोई जवाब ना दिया। मिस्टर सान्याल ने भी मिस बार्लो के अल्फाज दोहराए, माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दीजिए। मैंने दूसरी तरफ करवट बदल ली। मिस्टर सान्याल ने कहा, मैं कल माफ़ीनामा लेकर आऊँगा। कल तक अच्छी तरह सोच लीजिए। एलिस बार्लो को शायद उम्मीद हो चली थी कि मैं नरम पड़ जाऊंगी। चंद मिनट बाद वो और मिस्टर सान्याल वापस चले गए। चौथे रोज सुबह सुबह मिस्टर सान्याल फिर आन मौजूद हुए, लेकिन उनके हमराह मिस बार्लो के बजाय उन्हीं के हमशक्ल एक और साहब थे। उन्होंने कहा, ये उनके कजिन बसंत कुमार सान्याल हैं, कलकत्ता के एडवोकेट और जर्नलिस्ट। अशरवी के मार्के के बाद हालात कवर करने के लिए कलकत्ते से आए हुए हैं और मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने हैरत से सोचा कि एक सरकारी अफसर इस किस्म के इंटरव्यू की इजाज़त किस तरह दे रहा है। मगर यह आंदोलन का नॉर्मल ज़माना था, हर चीज़ मुमकिन थी। कुछ पता नहीं कौन हमारा साथी है कौन दुश्मन। रवि कुमार सान्याल मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर बसंत कुमार सान्याल अब तक बुत की तरह बैठे मुझे तके जा रहे थे। मैं एकदम घबरा सी गई। मेरा हुलिया भी क्या रहा होगा। उस वक्त माथे पर पट्टी बंधी, सर झाड़ मुंह पहाड़, जैसे बरसों की रोगी। 7-8 दिन से आईना तक ना देखा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया। ये इंटरव्यू की क्या तुक है? और मैं कौन सी इतनी बड़ी कौमी हीरोइन हूं? मेरी जैसी अनगिनत लड़कियों ने कहीं ज्यादा बहादुरी से ये आंदोलन चलाया है। मैं तो पुलिस की एक लाठी से ही चकरा कर गिर पड़ी। खैर, तो बसंत कुमार सान्याल ने मुझसे चंद आम से सवालात किए। कहाँ पढ़ा है, तहरीक में कब से हूँ, वगैरह वगैरह। उसके बाद एकदम उठ खड़े हुए और नमस्कार करके दोनों बाहर चले गए। मैंने चूंकि माफ़ी मांगने से कतई इनकार कर दिया था और मेरी टांग और सर के जख्म ठीक हो चुके थे, इसलिए 10 रोज बाद मुझे हथकड़ियाँ पहनाकर पुलिस गाड़ी में सवार करवाया गया और दोबारा जेल पहुंचा दिया गया। उस रोज रात भर
उस रोज़ रात भर जनाना वार्ड में जगा रहा। मरीज लड़कियां चुपके चुपके काजी नजरुल इस्लाम के गीत अलापती रहीं। सुबह को जब मैं अपने कमरे से निकलकर जा रही थी, बहुत सारी मरीज औरतें बरामदे में खड़ी रो रही थी। उन सबको मालूम था कि अगर हद गोले फेंकने का जुर्म मुझ पर साबित हो गया तो उम्र कैद हो सकती है। जो औरतें पलंग से ना उठ सकती थीं, वो भी नर्सों के चिल्लाने की परवाह किए बगैर खिसकती खिसकती वार्ड के दरवाजे में आ गई थी। चुनांचे में डिस्ट्रिक्ट जेल के जनाना वार्ड में पहुंचा दी गई। कोठरी में पहुंचकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब मैं वाकई कैदी हूं। शाम को मुलाकात के वक्त बसंत कुमार सान्याल पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं कतई फिक्र न करूं। उनके बड़े भाई कलकत्ता के नामवर बैरिस्टर हैं। अगर मुझ पर मुकदमा चला तो वो पैरवी करेंगे। मैंने कहा, आप मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं? वो एकदम हंसने लगे। किस्सा मुख्तसर करती हूं दीपाली। बसंत कुमार सान्याल रोजाना शाम को जेल आकर मुझे कानूनी सूरत हाल से बाखबर करते रहे। अशरई के मार्के के बाद हम 45 लोगों को बगैर मुकदमा चलाए जेल में रखा गया था। संध्या और दूसरी लड़कियां किश्तिया जेल भेजी जा चुकी थी। अब दीपाली गौर से सुनो। मुझे ये इंकशाफ हुआ कि बसंत कुमार मुझे बेहद पसंद करने लगे। इसी वजह से वो जो सिर्फ 2 रोज के लिए पबना आए थे, आज 1 महीने से यहां डटे हुए हैं। ये सही था कि वो कौमी नाते मेरी मदद करना चाहते थे, मगर और भी तो इतनी लड़कियां जेलों में भर्ती गई थीं, सिर्फ मेरी मदद ही क्यों? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन सब लड़कियों के घर वाले उनके लिए दौड़ धूप करेंगे। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं उनको पापा के मुतालिक बता चुकी थी, मगर मुझे लगता है ये भी गप थी। दरअसल उनको मुझसे इश्क हो गया था। लव एट फर्स्ट साइट गप नहीं है। एक रोज वो खुश खुश आए और कहने लगे, मुझे 10,000 की जमानत पर रिहा किया जा सकता है। मेरी इतनी भारी जमानत कौन देगा? मैंने कहा, इसके मुतालिक सोचना ही बेकार है। दरअसल दीपाली, मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था कि एक नामालूम मुद्दत जेल में पड़ी रहूंगी और पापा मेरे गम में रोते रहेंगे और रोते रोते अंधे हो जाएंगे या मर जाएंगे। एलिस बार्लो अस्पताल के बाद 1 मरतबा जेल में भी आई थी, मगर मेरे इरादे की मजबूती का अंदाजा लगाकर दोबारा ना आई, गारो हिल्स वापस चली गई। दूसरी सुबह दरवाजा खुला। जेलर ने अंदर आकर कहा, आपको रिहा किया जाता है। जमानत मिस्टर बसंत कुमार सान्याल ने दी थी। मैं बिल्कुल ही भौचक्की रह गई। जेल के फाटक पर बसंत कुमार अपने भाई भावज रवि और रंजना सान्याल के साथ मोटर लिए मुंतजिर थे। मुझे अपने साथ घर ले गए। रवि कुमार सान्याल की कोठी सिविल लाइंस में थी। वहां पहुंचकर उफ़ो दीपाली, मुझे ऐसा अजीब लगा। जनाना जेल और अस्पताल के जनाना जनरल वार्ड के भयानक अफसरदा माहौल के बाद ये दूसरी दुनिया मालूम हुई। मैंने सोचा, मैं खुशकिस्मत हूं। मैं जो अक्सर अपनी लिली कॉटेज की महदूद सी जिंदगी से शाकी रहा करती थी, मैंने देखा इसी दुनिया में बेशतर इंसान कितनी तकलीफों में जिंदा रहते हैं, कैसी कैसी जिल्लतें और अजियतें उठाते हैं। मुझे वो सब जनाना जनरल वार्ड की गरीब, मैली कुचैली लेकिन बाहिम्मत औरतें याद आईं।
और मुझे पता चला कि हमारी जनता, हमारी औरतें वाकई कितनी बहादुर हैं, कैसी बहादुरी से जिंदा रहती हैं और कैसी बहादुरी से मरती हैं। इतने दिनों बाद अच्छे से गुस्ल खाने में अच्छी तरह नहाई, साफ साड़ी पहनी, मेज़ पर बैठकर खाना खाया और बराबर ये एहसास रहा कि करोड़ों इंसानों को ज़िंदगी की ये बुनियादी आसाइशें मैसर ही नहीं। ये एहसास मुझे सचमुच पहली बार हुआ। शाम को हम तीनों बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। बसंत ने मुझसे कहा, कल रवानगी है, सामान बांध लो। मेरे पास सामान ही क्या था। जो साड़ी पहनकर मैं मुहिम पर गई थी वो खून में तरबतर हो चुकी थी। अस्पताल में उन्होंने एक भद्दा सा रोब पहनने को दिया था। मुझे वो रोब बहुत चुभता था। बेचारी खदीजा ने मुझे अपनी साड़ी और ब्लाउज और पेटीकोट पहनने को दिया था। रोजाना वो अपनी एक साड़ी धोकर सुखाकर मुझे पहनने को देती। वो खुद बहुत गरीब लड़की थी, एक मुसलमान चपरासी की बेटी। दूसरी औरतों ने भी मुझे अपनी साड़ियां पहनने को दी। ये सब मुफलिस औरतें थीं दीपाली। सामान मेरे पास कहाँ है, मैंने कहा। वो हंस पड़े और कहने लगे, बिल्कुल आदतन मुंह से निकल गया, मैं रोजी को कल बाजार ले जाऊंगी। रंजना बोली, यहाँ के बाजार में क्या रखा है। जब वो कलकत्ता पहुंचेगी तो बसंत बाबू ने कहना शुरू किया, कलकत्ता क्यों? मैंने उसकी बात काटी। कलकत्ते इसलिए कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। बसंत बाबू ने जवाब दिया, इसे विमेंस मैगजीन रोमांस, तूफानी मोहब्बत, सिंड्रेला स्टोरी वगैरह वगैरह क्या कहते हैं। अपना तजुर्बा तो बहरहाल ये बताता है कि इस तरह के वाक़यात ज़िंदगी में यकीनन ज़हूर पजीर होते हैं। मैंने पापा का गैज़ व गज़ब, ये अनोखी पुरखतर सूरत, हर चीज़ नज़रअंदाज कर दी। सिविल मैरिज के लिए अदालत जाना पड़ता और नए किस्से उठ खड़े होते। चुनांचे दूसरे रोज़ रात को चुपके से पंडित को बुलाया गया। टिपिकल मोटा ताज़ा ब्राह्मण ड्राइंग रूम में फेरे पड़े। बाकायदा मेरा नाम राधिका रखा गया। बसंत ने मुझे बताया कि बंगाली वैष्णव मत में हर मर्द कृष्ण और हर औरत राधा का तस्वुर है। लवली आइडिया। मजहब वजहब सब मेरे लिए बेमानी बात है। चर्च का पादरी चंद अल्फाज दोहरा देता, पंडित ने भी उसी तरह कुछ मम्बो जम्बो कह दिया। असली चीज़ मोहब्बत है। 3 रोज़ बाद हम लोग कलकत्ता आ गए। बसंत की कोठी बालीगंज में, बेहद आला ख़ानदान। उनके बाबा कलकत्ता के मशहूर सर्जन हैं, बड़े भाई बैरिस्टर, बसंत की भाभी भी डॉक्टर है। मेरी नंद ब्रॉबन कॉलेज में केमिस्ट्री की लेक्चरर है। बड़ा रोशन ख्याल और कल्चर्ड ख़ानदान है। मेरे ससुर और जेठ ने बड़े जोशीले मेरे ससुर और जेठ जो बड़े जोशीले कॉम्पलस थे, फ़ख्र से मेरा स्वागत किया। लेकिन सास और कुनबे की दूसरी बूढ़ी बूढ़ियाँ इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि बहरहाल मैं ईसाई हूँ और एक गुमनाम गरीब पादरी की लड़की। मगर ये लोग इतनी नाशाइस्ता हैं कि अपने किसी रवैये से अपनी नाखुशी का इजहार नहीं करती। और उन्हें यह भी मालूम है कि बसंत कुमार मुझे कितना चाहते हैं। ये एक बेहद सोफिस्टिकेटेड ख़ानदान है, उमा राय के ख़ानदान जैसा। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द मेरी सास और दूसरी बूढ़ी ख़वातीन मेरे बर्ताव से खुश हो जाएंगी।
हमारी कोठी सर परितोष रॉय की बेटे की कोठी के पड़ोसी में है। मेरे जेठ और बसंत की मिस्टर रॉय से बहुत दोस्ती है। चुनांचे दीपाली अब मैं जहां आ रहा और उमा रॉय वाले उस ऊंचे तबके में शामिल हो चुकी हूं जिस पर मुझे अपने एहसास कमतरी की वजह से इतना रश्क आया करता था। ये सब बातें मैं इस सच्चाई से तुमको लिख रही हूं, किसी और को नहीं लिख सकती। सानियाल बहुत दौलतमंद खानदान है और दीपाली मेरी सारी उम्र इस असरत में कटी। अब खुश हूं कि आसाइश और आराम की जिंदगी गुजारूंगी। रुपए की कदर उसी को होती है जिसने हमेशा तंगी व तुर्शी से बसर की हो। हमारी लिली कॉटेज की जिंदगी तुम्हें याद है। पापा अक्सर असरार रब्बानी की बात किया करते थे और ज़रा सोचो तो, मुझे बसंत के ज़रिए से मिले, अपने पुराने दुश्मन चार्ल्स बार्लो के ज़रिए। अगर चार्ल्स बार्लो अपनी बहन को ट्रंक कॉल ना करता, वो मुझसे मिलने ना आती, वो अपने साथ रवि बाबू को लेकर आई और रवि बाबू के साथ बसंत कुमार आए। पापा जाहिर है कि हिंदू से शादी करने की वजह से मुझे कतई माफ़ ना करेंगे। मैंने भी एक के बाद एक उनको कितने अजीम सदमे पहुंचाए। कलकत्ते पहुंचते ही मैंने और बसंत ने इकट्ठे पापा को ख़त लिखा और उनसे उनकी ब्लेसिंग्स की दरख्वास्त की। आज सुबह उनका चंद सत्रों में जवाब आया। लिखा है कि वो खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि मैं ज़िंदा बच गई और खैरियत से हूँ, मगर मैंने यसू का दामन छोड़कर एक बुत परस्त काफिर से शादी कर ली। इस वजह से वो उम्र भर मेरी शक्ल ना देखेंगे। लिली कॉटेज के दरवाजे मेरे ऊपर हमेशा के लिए बंद हैं और ये कि वो मेरी रूहानी निजात और बख्शिश के लिए बराबर दुआ करते रहेंगे। अब ख़त्म करती हूँ दीपाली, बहुत लंबा ख़त हो गया। ड्राइंग रूम में लंच का घंटा बज रहा है, अब भागू। ससुराल का मामला है भाई। PS बसंत ने तुमको बहुत बहुत सलाम कहा है और तुमसे मिलने के मुश्ताक हैं। अब तुम जल्दी से हमारे पास कलकत्ता आओ। तुम्हारी राधिका रोजी सानियाल, बालीगंज, 8 अक्टूबर 1944 यानी 1944। तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊँगा, आपको अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।